वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं सिद्धार्थ राव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट एनएमपीजी कॉलेज हनुमानगढ़ से। आज का जो हमारा विषय है वह विषय बीए सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड से रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान सभा, उसका उदय, गठन और कार्यकरण, साथ ही उससे रिलेटेड प्रमुख प्रश्न, प्रवृत्तियाँ, दृष्टिकोण। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, उसमें कौन कौन शामिल था, उसके निर्माण में किन आधारों को लिया गया, उसका गठन कैसा हुआ और साथ ही उससे संबंधित आलोचनात्मक टिप्पणियाँ, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेना ज़रूरी है कि आखिर संविधान सभा क्या होती है। सामान्यतः संविधान सभा वह प्रतिनिधि सभा होती है जो किसी देश के लिए उसका संविधान बनाती है, क्योंकि किसी भी स्वाधीन राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है जिसके अनुसार वो राष्ट्र अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करता है, और अगर वह उसके अनुरूप ना हो तो उस देश का विकास होना मुश्किल है। तो ऐसा संविधान या तो उस जनता ने, वहाँ की जनता ने स्वयं बनाया हो, या फिर वहाँ की कोई संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया हो। तो सामान्यतः संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को हम संविधान सभा कहते हैं। ये जो संविधान सभा की जो प्रेरणा है या प्रेरणा का जो स्रोत है वो मुख्यतः 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो लोकतांत्रिक क्रांतियाँ हुई वहाँ से आया। इन क्रांतियों से ऐसा विचार पैदा हुआ कि मूलभूत कानूनों का निर्माण नागरिकों की एक प्रतिनिधि सभा के द्वारा अगर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक विद्वान है जेनिंग्स, उनके अनुसार संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिधित्मक संस्था होती है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने और अपनाने या फिर विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है। तो इस तरह की संस्था को हम संविधान सभा या संविधान निर्मात्री सभा कह सकते हैं। अब बात आती है कि भारत में आखिर संविधान सभा की अवधारणा का विकास कैसे हुआ, या यूँ कहें कि कब से इस बात को कहा गया। तो ऐसा नहीं है कि सन 1945 के आसपास जब यह विचार आया उससे पहले कोई बात ना हुई हो। यह बात अचानक नहीं उठी थी, बल्कि यह पूर्व में किए गए प्रयासों का एक नतीजा थी। जैसे संविधान सभा के सिद्धांत के संबंध में सबसे पहले 1895 में स्वराज्य विधेयक या स्वराज्य बिल में हम इसको सबसे पहले देख सकते हैं, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। तो उसे स्वराज्य विधेयक जो लाया गया उसके रूप में हम देखते हैं। उसके बाद ऐसी ही बात 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा भी रखी गई, जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। उनका ऐसा मानना था। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी, किंतु उस समय सरकार की ओर से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। इसके बाद अगर हम देखें तो औपचारिक रूप में संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन M.N. रॉय के द्वारा किया गया, और उस विचार को और अधिक लोकप्रिय बनाने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। और साथ ही उन्हीं के प्रयत्नों से कांग्रेस ने औपचारिक रूप से बाद में यह घोषणा की थी कि यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की प्रतिनिधि सभा बुलाई जानी चाहिए जो सर्वसम्मति से संविधान का निर्माण कर सके, और यही संविधान सभा होगी। उनका ऐसा मानना था। तो इस तरीके से समय समय पर 1895 से जो प्रयास किए गए
तिलक के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उन्हीं प्रयासों के चलते आगे जाकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट को उस संविधान सभा के विचार का सम्मान करना पड़ा। जो संविधान सभा हम देखते हैं आज, वह संविधान सभा सबसे पहले जो कैबिनेट मिशन आया, उस कैबिनेट मिशन के द्वारा जो योजना प्रस्तुत की गई, उसके आधार पर उस संविधान सभा का निर्माण किया गया। सबसे पहले 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था, उसने 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रकाशित की और उस योजना के माध्यम से जो बातें लाई गई, उन्हीं के आधार पर आगे चलकर संविधान सभा का निर्माण किया गया। संविधान सभा के प्रस्तावित संगठन के बारे में इस कैबिनेट मिशन का यह मानना था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर ऐसी संविधान सभा का गठन उन परिस्थितियों में किया जाना तो संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने ये व्यवहारिक उपाय बताया कि प्रांतीय विधानसभाओं का निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे सदस्यों का निर्वाचन किया जा सके। इस संविधान सभा में अगर हम देखें तो कुल 389 सदस्य हों, ऐसा उन्होंने कहा कि इस संविधान सभा में 389 सदस्य होने चाहिए, जिसमें से 292 तो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे, साथ ही 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि हों। साथ ही इस योजना में ये कहा गया कि मुख्यतः जो प्रत्येक प्रांत होगा, उसके द्वारा भेजे जाने वाले जो सदस्य होंगे, उसकी जनसंख्या के आधार पर यह निश्चित किया जाए कि इस संबंध में कितने प्रतिनिधि उस क्षेत्र से आएंगे। तो उन्होंने कहा कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लेने का नियम उन्होंने बनाया। इस तरह के 3-4 बिंदु उन्होंने अपनी योजना में शामिल किए थे। दूसरा, प्रांतों में इस आधार पर जो स्थान दिए जाएं, उसमें यह ध्यान रखा जाए कि उनमें निवास करने वाले सभी प्रमुख जातियों में उनकी संख्या के आधार पर विभाजित कर दिया जाए। प्रत्येक जाति के प्रतिनिधि उस जाति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाएं और मतदाताओं को 3 वर्गों में बांटने का निश्चय इस मिशन के द्वारा किया गया। उसने कहा कि क्षेत्र या जनसंख्या के आधार पर साधारण निर्वाचन क्षेत्र, मुसलमान प्रधान क्षेत्र और सिख जो जाति है, सिख जो धर्म है, उसके आधार पर उनके प्रतिनिधि चुने जाएं। सिख जो विभाजन है सिख की सीटों के लिए, वो केवल पंजाब के क्षेत्र में किया गया। तीसरा, रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व देने का निश्चय किया गया। उनके प्रतिनिधियों के चुनाव का ब्रिटिश भारत के संविधान सभा के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की समझौता समिति होगी और एक तरफ देशी रियासतों की तरफ से बैठाई गई समिति होगी, जो आपसी बातचीत के आधार पर उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तय करेगी। इसी प्रकार से बिंदु 4, प्रांतों के अलग संविधानों की भी योजना की उनके द्वारा व्यवस्था की गई थी। इसके लिए कहा गया कि संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक के बाद सदस्य अपने आप को 3 भागों में बांट लेंगे। पहले तो वो होंगे जो हिंदू बहुमत वाले क्षेत्रों या प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे। दूसरे, मुस्लिम बहुमत वाले उत्तर पश्चिमी प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे। तीसरे, मुस्लिम बहुमत वाले उत्तर पूर्वी प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे। इन 3 वर्गों के द्वारा पहले अपने अपने प्रांतों और वर्गों के संविधान का निर्माण और तत्पश्चात संघीय संविधान का निर्माण किया जाएगा, ऐसा इस मिशन का मानना था। और ये रूपरेखा उस मिशन ने उस संविधान सभा के निर्माण के लिए तैयार की थी। यद्यपि इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश शासन का यह नियम रहा है कि वे सदैव ही ऐसा प्रयास करते हैं कि देश को कैसे बांटा जाए, डिवाइड एंड रूल। यहाँ पर भी उन्होंने इसी नियम को फॉलो किया। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जातिगत और धर्मगत आधार पर लोगों को बांटकर अलग अलग प्रतिनिधि चुनने का प्रयास किया, ताकि देश के अंदर जो विभाजन है धार्मिक और जातीय आधार पर, वह और अधिक गहरा हो जाए और इसका लाभ उस ब्रिटिश सरकार को मिलता रहे। या फिर ऐसा करने पर हो सकता है कि वो लोग उस क्षेत्र के धार्मिक और जातिगत आधार पर विभाजित होकर आपस में ही लड़ पड़ें और आपसी लड़ाई के चलते इस संविधान का निर्माण ही न हो पाए। इसी सोच के साथ उन्होंने
इस तरह की नीति बनाई थी, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा होगा वो शायद उतने सफल नहीं हो पाए और आगे चल कर के चुनाव भी हुए, प्रतिनिधि भी चुने गए और संविधान सभा का निर्माण भी हुआ। यद्यपि उसमें काफ़ी समस्याएं आई, लेकिन बावजूद इसके संविधान सभा का निर्माण हो गया। और जब चुनाव हुए संविधान सभा के इन अलग अलग आधारों पर, तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव करवाए गए और संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। और चुनाव के फलस्वरूप जो संविधान सभा में जो दलीय स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसमें कांग्रेस को या कांग्रेस के प्रतिनिधि सबसे ज़्यादा जीतकर या विजयी होकर आगे आए थे। उसमें जो दलीय स्थिति थी, उसमें मुख्यतः जो राजनीतिक दल जो शामिल हुए थे, उनमें मुख्यतः कांग्रेस, मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, अछूत जाति संघ, सिख कांग्रेस के अतिरिक्त एक अलग कम्युनिटी के रूप में शामिल हुए, साम्यवादी और साथ ही कुछ निर्दलीय। इस तरह की दलीय स्थिति के आधार पर संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव हुए और उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या थी वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से 208 प्रतिनिधि चुने गए और दूसरे स्थान पर मुस्लिम लीग के 73 मेंबर्स चुने गए। अब जो संविधान सभा का निर्माण होना था, उसमें मुख्यतः जब ये लगा मुस्लिम लीग को कि उसको कांग्रेस की तुलना में काफ़ी कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने इस बात के आधार पर ये कहा कि हम ऐसी संविधान सभा का बहिष्कार करते हैं। तो संविधान सभा में अपनी स्थिति को विशेषकर निर्बल देखकर यानी कमज़ोर देखकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बहिष्कार का निश्चय किया और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए और साथ ही उस लीग ने पाकिस्तान के लिए बिल्कुल पृथक संविधान सभा की मांग करनी शुरू कर दी। कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार ने इस बात के प्रयत्न भी किए कि मुस्लिम लीग ये ऐसी जो अड़ियल रुख है वो उसको छोड़ दे और संविधान सभा के काम में अपना सहयोग दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए वस्तुतः भारत की संविधान का जो गठन है 3 चरणों में हुआ। हम देखते हैं कि जो प्रोसेस चली उसमें मुख्यतः सबसे पहला चरण था कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ और कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई और इसके अगले चरण में 3 जून 1947 की विभाजन योजना से होती है और संविधान सभा का पुनर्गठन भी किया गया, जिसके अनुसार 324 प्रतिनिधि उसमें रह गए। तीसरी बात देशी रियासतों से संबंधित था, या यूँ कहें कि इसका जो तीसरा चरण था वो देशी रियासतों से संबंधित था और उनके प्रतिनिधि संविधान में अलग अलग समय में सम्मिलित होते रहे। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए थे। तो इस प्रकार से इस संविधान सभा का गठन इस योजना के आधार पर किया गया। इस संविधान निर्माण की जो सभा थी उसमें मुख्यतः हम जो सदस्य देखते हैं हमारे उसमें सदस्य थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पट्टाभी सीतारामैया, ठाकुरदास भार्गव, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि का महत्वपूर्ण योगदान इस संविधान सभा में रहा। संविधान सभा में साथ ही नेहरू और पटेल आगे चलकर के हम देखेंगे कि शक्ति के केंद्र बिंदु थे। किसी प्रश्न पर उन्हें परस्पर मतभेद जब भी होता था तो अधिकांशतः जो समर्थक था या अधिकांशतः जो प्रतिनिधि थे उनके इर्द गिर्द एकत्रित होते थे और परिणामस्वरूप संविधान सभा में अलग अलग मुद्दों पर बहस चलती थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने प्रभाव का खुलकर इसलिए उपयोग नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संविधान सभा का गठन किया गया और उस कैबिनेट मिशन के द्वारा इस संविधान सभा के अंदर जिस तरह की स्थिति थी
उस स्थिति के आधार पर संविधान सभा का फाइनली गठन हो गया। यद्यपि उसमें काफ़ी समस्याएं भी आई, जिसमें कुछ समस्याएं चुनाव के समय चुनाव के तरीकों को लेकर के, उनके सदस्यों के मनोनयन को लेकर के, इस तरीके के कई प्रश्न आगे चलकर उठे जिसका विरोध किया गया। तो किसी ने उसका समर्थन किया और किसी ने उसका विरोध किया, लेकिन फाइनली संविधान सभा का निर्माण हो गया। यद्यपि अंतिम समस्या तो ये भी आई कि मुस्लिम लीग ने उसका विरोध कर दिया इलेक्शन के बाद, लेकिन फिर भी जब देश का विभाजन हुआ तो उसके आधार पर अंत में वो भी संतुष्ट होकर के अपने देश के संविधान के निर्माण में लग गए और शेष प्रतिनिधियों ने भारत के लिए अपने संविधान का निर्माण किया। तो इस तरीके से देश के लिए संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा ने अपना कार्य प्रारंभ किया। धन्यवाद।